Hey guys, this is Shankar Shivoy and welcome to my YouTube channel। आज हम बात करने वाले हैं ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, यानी ईरान ने के साथ जो न्यूक्लियर डील होने वाली है, परमाणु जो डील होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। आप घबराइए मत, अंग्रेजी में है, सारा हिंदी में समझा दूंगा, ठीक है। तो आप डरिए मत, सारी चीजें इंग्लिश में इसलिए लिखी जाती है ताकि एक बोर्ड पर सारी चीजों को एक जगह क्या किया जा सके, सम अप किया जाए। नहीं तो हिंदी में सारी चीजें एक बोर्ड पे नहीं आ सकती। तो आपको पूरा सेशन क्या हिस्ट्री है ईरान की न्यूक्लियर डील की, पहले बात न्यूक्लियर क्या चीज होती है ये भी समझाऊंगा, और इसका नाम JCPOA कैसे पड़ा, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कैसे पड़ा, कौन है यहाँ पे स्टेक होल्डर, करंट अफेयर का इश्यू है, कैसे करंट अफेयर में ये आया है, क्या महत्व है इसका, और किस तरह से हम इसको हिस्ट्री से जोड़ करके यहाँ से चीजें सीख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। आर यू रेडी फॉर दिस? आई होप यू आर रेडी। वी विल डिस्कस अबाउट ईरान न्यूक्लियर डील। अब हम बात करने वाले हैं ईरान न्यूक्लियर डील। सबसे पहले ये जो शब्द लिख रखा है, जो नए लोग हैं, ईरान क्या है? ईरान वेस्ट एशियन कंट्री है, एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है। वेस्टर्न मतलब है ये एशिया के पश्चिम में पड़ने वाली कंट्री है, शिया मुसलमानों की डोमिनेटेड कंट्री है। ऐसा जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो, ये वाला एशिया का जो हिस्सा है, इसके अंदर जो आपको दिख रहा है ये ईरान है, और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है जहां पे शिया मुसलमान ज्यादा संख्या में रहते हैं। दूसरा शब्द यहाँ पे लिखा न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का अर्थ क्या होता है? परमाणु से संबंधित। देखो हमारे पास जो ऊर्जा होती है, न्यूक्लियर क्या होता है? देखो परमाणु, जैसे ये इसका दो तरीके, परमाणु का हम दो तरीके, यूरेनियम वगैरह, थोरियम वगैरह होता है, उनका प्रयोग हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लाइट बनाने में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जो लाइट आती है हमारे, आपके मोबाइल फोन की बैटरी चली, ये सारी चीजें उससे चलती है, लाइट से। तो उसके लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु संयंत्र लगाने पड़ते हैं। एक बम बनाने के लिए, हाइड्रो, जो जितने भी बम बनते हैं या फिर जितने भी हथियार बनते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर डील हो रही है क्योंकि ऐसा खतरा देखा जा रहा है कि ईरान क्या कर रहा है, न्यूक्लियर परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से इसको रोकने के लिए अमेरिका ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। इस डील में किस तरह सारी चीजें वो समझने का प्रयास करता है। देखो इसमें न्यूज में क्या है, पहला जो मेरी चीजें जितनी भी यहाँ पे लिखी हुई है आपको अच्छे समझनी है, आपको पूरा का पूरा मैं आपको बता देता हूँ। करंट अफेयर पढ़ने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, ऐसे पढ़िए, आपको कभी आप चीजें गलत नहीं करोगे, ठीक है। इस वजह देखो क्या चीज लिखी है मैंने यहाँ पे, वाई इज इन द न्यूज, यानी ये चीज है न्यूज में क्यों है, क्यों आप ईरान न्यूक्लियर डील लेके आए, किसी और देश की न्यूक्लियर डील नहीं लेके आए। Why is in the news? ये चीज न्यूज में क्यों है? तो यहाँ पे एक देश का और नाम आएगा, ध्यान रखना, इजराइल। इजराइल जो देश है, इस इजराइल देश की वजह से ये चीज क्या आ गई है, न्यूज में आ गई। ईरान और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन है, उनमें बहुत कम बनती है। इजराइल आप जानते हो, यहाँ पे इजराइल जो है, ये जो देश है, इसकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही क्या है, काफी टाइट है। इसकी जो एजेंसी होती है मोसाद, वो भी काफी एक्टिव है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, ऐसा आरोप लगाया गया है इजराइल के ऊपर, ईरान ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने साइबर अटैक किया है। अब आप कहोगे सर ये साइबर अटैक क्या होता है? साइबर अटैक का मतलब होता है कोई किसी बम से, बंदूक से नहीं किया गया है, बल्कि क्या किया गया है, उन्होंने जिस न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहा था उसके कंप्यूटर हैक करके, वहां की मशीनरी हैक करके उसको क्या किया गया है, अटैक किया गया। फॉर एग्जाम्पल मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप मेरे पे आके आक्रमण करोगे तो वो तो क्या पर्सनल आक्रमण हो गया, फिजिकली आप आ रहे हो वहां पे कर रहे हो। लेकिन आप अगर ऐसा कुछ करो कि आप कुछ करके मेरे YouTube चैनल पे स्ट्राइक लगवा दो, या YouTube चैनल बंद कर दो, या मेरा YouTube चैनल आप हैक कर लो, फोन को हैक कर लो, या मेरा बैंक अकाउंट हैक कर लो, इसको हम कहते हैं साइबर अटैक, ठीक है। और ये साइबर अटैक आप सोच रहे हो सिर्फ मोबाइल फोन या कंप्यूटर में हो सकता नहीं, ये किसी बड़े बड़े परमाणु उद्योग है उसमें भी हो सकता है, रक्षा मंत्रालय की कोई चीज है, सेना की कोई चीज है उस पर भी हो सकता है, तो किसी भी हो सकता है। ईरान ने इजराइल पे क्या आरोप लगाए हैं, ये न्यूज है, अब करंट अफेयर यही है। ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाए कि उन्होंने हमारे ऊपर साइबर अटैक किया है, यानी हमारे कंप्यूटर में हैक करने की कोशिश की है। और किसमें, कहां पे किया है, यूरेनियम न्यूक्लियर प्लांट में, यानी इनका यूरेनियम का यूरेनियम क्या है, एक आपका आणविक पदार्थ है जो ऊर्जा पैदा करता है, ठीक है। तो इस वजह से यूरेनियम के न्यूक्लियर प्लांट पे उनके क्या हुआ है, आक्रमण हुआ है। और जगह का नाम क्या बताया जा रहा है, नोटांज बताया जा रहा है। नोटांज कहां पर है, ईरान में जगह जहां पर एकमात्र इनका यूरेनियम से न्यूक्लियर प्लांट चल रहा था, उसको ऐसा कहा जा रहा है। इजराइल की जो सुरक्षा एजेंसी है मोसाद, उसने क्या किया है, सफलतापूर्वक वहां पे साइबर अटैक कर लिया गया है। तो ऐसे आरोप लगाए हैं ईरान ने, और ईरान कह रहा है हम इसको रिटेलिएट करेंगे, हम इसको वापस विरोध करेंगे, इसका बदला लेंगे। इस वजह से ईरान और इजराइल के बीच में
टेंशन बढ़ चुके हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कासिम सुलेमानी को मारा गया था, फखरीजादे को मारा गया था। फखरीजादे एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, उसके बाद में बात करूंगा। उसको भी इजराइल पे मारने के आरोप लगे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप तब था, तब इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के कर रहे थे। जो बाइडेन वापस आए तो उन्होंने ईरान के साथ थोड़ी सॉफ्ट पॉलिसी अपने, वो सारी क्या है इसमें हम जानेंगे। तो आपको क्या जानने का न्यूज में क्यों है, क्योंकि इजराइल पे आरोप लगे हैं कि उसने ईरान के यूरेनियम न्यूक्लियर प्लांट पे नातांज में, जो था ईरान की एक शहर है, यहाँ मैप में आप देख सकते हो, इस शहर के अंदर क्या किया है, आक्रमण किया है। इसके बाद क्या है, इसको ऐसा क्यों, इजराइल ने ऐसा क्यों किया है, तो उसके पीछे जरूर कारण होगा कि इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है। तो इजराइल ऐसा कर रहा है कि वियना में क्या चल रही है, टॉक्स चल रही है वियना में, ठीक है। वियना एक जगह है, उस वहां पे बातचीत चल रही है। किसकी बातचीत चल रही है वो भी समझो। हुआ क्या था कि जब ट्रंप आए थे, ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति था, तो उसने क्या किया था, इस ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल गया था। क्या है समझाऊंगा ये, ईरान न्यूक्लियर डील से क्या हो गया था, बाहर निकल गया था। लेकिन जैसे जो बाइडेन वापस आए, बाइडेन ने क्या किया, इसको रीजॉइन कर लिया, वापस से जुड़ गया। और अब क्या चल रही है, बात चल रही है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, चाहे वो आपका जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, सब चाहते थे कि ईरान के साथ बातचीत हो और उसके सैंक्शंस हटाया जाए, उसके ऊपर जो रोक लगी हुई, उसको आर्थिक जो रोक लगी हुई उसको हटाया जाए। तो इस कारण अभी वियना में टॉक चल रही है। और ये कौन नहीं चाहते कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटे, तो इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटे, सऊदी अरेबिया नहीं चाहता है, सऊदी अरब जो है वो भी नहीं चाहता है कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटे, क्योंकि ये इनके दुश्मन है, इस वजह से नहीं चाहते। तो वियना में बातचीत चल रही है, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका मिलकर के बात कर रहे हैं, और हो सकता है आने वाले समय में आपको ऐसी खबर सुनने को मिले कि क्या किया जाएगा, ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा लिए जाए। और अमेरिका वापस ज्वाइन हो चुका है इस JCPOA में। तो अब समझते हैं क्या बात चल रही है वियना में। रोड मैप बनाया जा रहा है, रिवाइवल ऑफ JCPOA। ये जो शब्द है इसका जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है। क्या है सारा यहाँ पे हिस्ट्री में समझाऊंगा। अब समस्या क्या हुई कि इस बातचीत के ऊपर कौन टांग अड़ा है, इजराइल ने इसके ऊपर आक्रमण क्यों किया, ये एक पहला कारण है। दूसरा सुनो, ईरान प्रेसिडेंशियल पोल्स। अब हुआ क्या है, ईरान में राष्ट्रपति के चुनाव आने वाले हैं, यानी कुछ ही समय में ईरान में चुनाव होने वाले हैं। अगर ईरान के चुनाव होने के बाद में नया राष्ट्रपति आता है, और नया राष्ट्रपति अगर एक्सट्रीमिस्ट है, यानी बाहरी सोच का है, वो नहीं चाहता है कि इस तरह की ईरान के ऊपर किसी प्रकार के सैंक्शन रहे, या फिर ये डील नहीं चाहता है, तो फिर इस डील को वापस सही लाइन पे लाना मुश्किल हो जाएगा। इसका एक तो ये कि ईरान में प्रेसिडेंशियल चुनाव होने वाले हैं, इसका कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं, अगर सरकार चेंज होती है, दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति आता है, तो इस डील के पूरे होने में क्या लगेगा, टाइम लग सकता है। दूसरा, ईरान और इजराइल के बीच में क्या चल रहा है, शैडो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये दो देश हमेशा से दुश्मन रहे, इस वजह से इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट भी इसका कारण माना जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऐसा क्यों हुआ, इजराइल ने आक्रमण क्यों किया, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ये डील सफल हो जाए, क्योंकि उन्होंने पीछे भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर के क्या किया था, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। बहुत सारे कंट्रीज ने तो ईरान के साथ व्यापार करना बंद कर दिया, इवन इंडिया ने भी पेट्रोल खरीदना बंद कर दिया था, 0% कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दबाव के कारण। जैसे बाइडेन ने वापस ज्वाइन किया है किसको, JCPOA को, तो उसके बाद क्या कर रहा है, भारत उनके साथ व्यापार शुरू कर रहा है। तीसरा कारण यहाँ पे बताया जा रहा है, ईरान सपोर्ट टू हिजबुल्लाह एंड हमास। ये क्या है, ये एक प्रकार के आतंकी संगठन है जो यमन, उसके आसपास के देशों में, सऊदी अरब के आसपास के देशों में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ईरान उनको सपोर्ट कर रहा है, ईरान उनको सपोर्ट इसलिए कर रहा है ताकि ये लोग यमन वगैरह में आसपास के एरिया में क्या फैलाए, हिंसा फैलाए, जिसको ईरान को फायदा होगा। क्योंकि सऊदी अरेबिया, इजराइल, UAE जितने भी देश हैं, उन सब ने एक होकर के ईरान को एकदम से किनारे पर कर दिया। ईरान की ऐसी हालत हो गई कि वहां उनकी करेंसी बहुत डाउन चली गई, यानी उनकी मुद्रा का विमुद्रीकरण हो गया, इतनी सस्ती हो गई कि उनको क्या करना पड़ा, अपनी मुद्रा चेंज करनी पड़ी। ये हालत कर दी ईरान की। इस वजह से ईरान क्या करता है, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वहां पे, ऐसे लोग जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करके वहां पर क्या करना चाहता है, इन देशों के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। तो क्या चीज है वो सारी अभी यहाँ पे समझेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये चीज न्यूज में क्यों है। न्यूज इसलिए है क्योंकि ईरान और अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह के बीच बातचीत चल रही है कि कैसे करके हम वापस ईरान न्यूक्लियर डील में आए, यानी वापस JCPOA में आए। अब आप कहोगे सर आधा घंटा हो गया, दिमाग को उतर रहे हो, लेकिन बताया नहीं कि JCPOA की चिड़िया का नाम है। अभी बता देते हैं मेरे भाई, JCPOA क्या है। सुनो, ये JCPOA, अब इसके लिए कोई हिंदी में शब्द नहीं हो सकता है, क्या कहोगे, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो मतलब सारे देश मिलकर के इन्होंने यहाँ पे हुआ क्या, देखो अभी थोड़ा ईरान का क्या समझ लेते हैं, हिस्ट्री समझ लेते हैं, इतिहास क्या ईरान का, उसके बाद इस पे आते हैं। कंटिन्यूअसली आएंगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ईरानियन रिवोल्यूशन होता है। ईरानियन रिवोल्यूशन का मतलब ईरान में क्या होती है, क्रांति होती है, और वहां के शाह को हटा करके, वहां का जो मुख्य शासक था उसको हटा करके
वहां पे 1978-79 ध्यान रखना। ईरान में रिवॉल्यूशन कब हुआ था तो ध्यान रखना 1978-79 में वहां पर क्रांति हुई थी। वहां पे हटा करके खमनेई करके एक व्यक्ति, उसने अपनी सरकार बना ली थी। उसके बाद में क्या चल रहा है यहाँ पे, वहां पे उनका शासन चल रहा है। फिर क्या हुआ, जैसे ये क्रांति हुई उसके तुरंत बाद फर्स्ट यूएसए सैंक्शंस आ जाते हैं। सैंक्शंस कहते हैं रोक पे। रोक का मतलब क्या है, अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है, उसकी डॉलर बहुत ही क्या है आपको पता है, मजबूत है। अब अमेरिका किसी देश के साथ अगर व्यापार नहीं करता है तो वो उसका ये नहीं कि उसके साथ सिर्फ अमेरिका व्यापार नहीं करे, अमेरिका अपने साथी जितने भी उसके नाटो कंट्रीज है या और भी जितने भी अलाइज है उनको मना कर देता है कि अगर आप लोग जिस देश के साथ हमने सैंक्शन लगाए, जिसके ऊपर हमने रोक लगाई, अगर तुम उसके साथ भी व्यापार करोगे तो तुम्हें भी इस तरह के रोक का नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान के साथ अमेरिका की नहीं बनती है, लेकिन भारत की ईरान के साथ बहुत अच्छी बनती थी, क्योंकि भारत अगर ईरान से क्या लाता है, तेल लाता है, तो भारत के तेल बहुत सस्ता पड़ता था। लेकिन फिर भी अमेरिका ने दबाव बनाया भारत के ऊपर कि अगर आप चाहते हो कि चाइना के खिलाफ हम तुम्हारे साथ खड़े रहें तो तुम हमारे साथ ईरान के खिलाफ खड़े रहो। इस कारण भारत ने 2018 से 2020 के बीच में, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति था, तब 0% तेल खरीदा था ईरान से। इस वजह से अब वापस भारत रिवाइव करा, भारत को चाबार पोर्ट बनाना है वहां पे, भारत को बहुत सारी चीजें ईरान के माध्यम से एक पाइपलाइन लानी है, ईरान के माध्यम से उसको मध्य एशिया तक जाना है, और भी बहुत सारे प्लान है भारत के। लेकिन ईरान अमेरिका के दबाव के कारण भारत उनके साथ व्यापारिक संबंध नहीं बना रहा है। तो ये इंटरनेशनल सिनेरियो ऐसे चेंज होते हैं। अब वापस क्या हुआ है, बाइडेन आए तो सॉफ्ट पॉलिसी आई है, तो अब उससे क्या हुआ, तो पहली बार जैसे ही ईरानी रिवॉल्यूशन हुआ, जो शाह था वो पहले अमेरिकियों का क्या था, समर्थक था। इस कारण जैसे उसको हटाया गया तो अमेरिका ने अपना जोर दिखाया, और जोर दिखा के 1979 में पहली बार सैंक्शंस लगाए। फिर 1981 में सैंक्शंस को हटा दिया, लेकिन फिर 1987 में सैंक्शंस लगा दिया, यानी अमेरिका ईरान के ऊपर उन्होंने व्यापार पर रोक लगाए रखी। फिर क्या हुआ, 2006 में यूएनएससी, अगर आपको एक नाम याद हो, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको, संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसके बहुत सारे अंग हैं, उन बहुत सारे अंगों में एक अंग है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। अगर आपको याद हो, इसके अंदर टोटल आपको पता है 15 सदस्य हैं। टोटल कितने सदस्य हैं, 15। उन 15 सदस्यों में 15 में से 10 अस्थायी सदस्य हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और 5 ऐसे मेंबर हैं जो परमानेंट मेंबर है। 5 मेंबर, वो परमानेंट मेंबर कौन कौन से, जिनको वीटो का पावर प्राप्त है। यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर है, आपको ध्यान रखने, अमेरिका, फ्रांस, यूके, यूनाइटेड किंगडम, चाइना और रशिया। ये 5 हमारे पास क्या है, वो देश हैं जो उसके अंदर वीटो पावर रखते हैं, परमानेंट कंट्रीज है। तो यहाँ पे 5 कंट्रीज हैं, 5 मेंबर यूएनएससी के। 2006 में क्या लगाता है यूएनएससी, यहाँ पे रिजोल्यूशन लेके आता है किसके खिलाफ, ईरान के। यूएनएससी क्या करता है, रिजोल्यूशन लेके आता है 2006 में, किसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ। और ईरान के ऊपर यूएनएससी क्या कर देता है, सैंक्शंस लगा देता है। क्यों लगाता है, क्या कहते हैं कि वहां पर न्यूक्लियर बनाया जा रहा है, परमाणु बम बनाया जा रहा है, मिसाइल्स बनाई जा रही है, उनका परीक्षण हो रहा है। इस कारण 2006 में ईरान के ऊपर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। किसने, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने, सुरक्षा परिषद ने। फिर क्या हुआ, बात आगे बढ़ती गई। 2015 में क्या होता है, यूएनएससी एक और रेजोल्यूशन लेके आती है, उसमें 5 सदस्य। 5 सदस्य कौन से, जो वीटो पावर रखते हैं, वो 5 देश। वो कौन से हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना और रूस। ये 5 देश मिलकर के आए। इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, ईरान पर सैंक्शंस लगाते हैं। एक और देश साथ में आया जिसका नाम है जर्मनी। ये 5 देश मिले, इन्होंने कहा कि जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस है उनका कुछ किया जाए, इस पे कुछ बातचीत की जाए। इस बातचीत को शुरू किसने किया था, ब्रिटेन वगैरह ने, क्योंकि उनको यूरोपियन कंट्रीज को ईरान से फायदा था। इस कारण बाद में चाइना वगैरह, यूएसए वगैरह आके जुट जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा करो कि इनके ऊपर से सैंक्शंस हटाया जाए ईरान के ऊपर। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो कितने देश साथ में है, ध्यान रखो, 5 मेंबर्स, कौन से, परमानेंट मेंबर जो है, और एक जर्मनी। टोटल कितने आए, 6, 5 + 1, 6 देश आए यहाँ पर। कौन कौन 5 मेंबर, जो परमानेंट है, जिनके पास वीटो पावर है, और एक कौन सा, जर्मनी। ये 5 देश आकर के कहते हैं, यूएनएससी के सदस्य आकर के कहते हैं कि भाई हम लोग ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटाना चाहते हैं। ईरान से कहा गया आप क्या चाहते हो कि आपके ऊपर इससे हटाया जाए। ईरान ने कहा भाई हटाओ, हमारी तो हालत खराब हो गई है, दुनिया में हमारे साथ व्यापार नहीं कर रहा है, बड़ी कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, करेंसी बदलनी पड़ी है, भाई आप भी हटाओ। लेकिन बात करते हैं, दोनों टेबल पे आए, बातचीत शुरू हुई, और बातचीत में फैसला हुआ कि ईरान के ऊपर से जितने भी सैंक्शन है सारे हटा दिए जाएंगे, एक शर्त पे हटाए जाएंगे। और वो शर्त क्या है, वो रोक सारी हटा दी, एक शर्त पे हटाई जाएगी, वो ये है कि ईरान एक संस्था है जिसका नाम है IAEA। क्या नाम है पूरा नाम, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसने
ये जो संस्था है ये पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जगहों पर परमाणु बम बनते हैं, परमाणु एक्टिविटीज होती है, न्यूक्लियर एक्टिविटीज होती है, उनके ऊपर नजर रखती है। क्या नाम है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA कहते हैं। ये जो संस्था है आप बना सकते हो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान, ठीक है, ये हिंदी बन जाएगा इसका। तो इस वजह से ये जो संस्था है, देखो आप कहोगे सर हिंदी क्यों नहीं लिख कहते हो, इसके हिंदी मिलते ही नहीं है। पहली बात करंट में, अब आप किसी अखबार में पढ़ोगे, नॉर्मल अखबार में हिंदी में चीजें आती है, पूरी डिटेल में नहीं आती है। ये सारी डिटेल में लाने के लिए मुझे इंटरनेट पे जितने बड़े बड़े अखबार होते हैं, जैसे द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, द वॉशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, तो बड़े बड़े अखबार उसमें निकाल के लेके आता हूँ। अब वहां से जब ये न्यूज आती है बाहर, तो वहां पे क्या होता है, सारा चीज अंग्रेजी में। अब इसका मैं हिंदी दिमाग करने में दिमाग नहीं खपाना, आप इसको ऐसे पढ़ लो, आपके किसी बड़े एग्जाम आएगा तो ऐसे ही आएगा। आप छोटे एग्जाम की तैयारी करोगे तो भी वहां पे नॉर्मली ये चीजें कोष्टक में कहीं कहीं मिल जाएगी। तो आप उसको, वैसे भी एग्जाम बाइलिंगुअल होते हैं, तो आप इतनी चिंता मत किया करो, इतना डरा मत करो अंग्रेजी से, उसको अपना फैमिलियर बनो उसके साथ, और ये चीजें बहुत आसान हो जाती है, पढ़ाना और सीखना भी बहुत आसान हो जाता है। थोड़ा इसका अपने लाइफ का हिस्सा बनाओ, ठीक है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, इसने अनाउंसमेंट किया कि हाँ 2016 में क्या किया इन्होंने कि भाई हाँ ईरान के अंदर क्या किया गया है, ईरान ने क्या किया है कि भाई यहाँ पर ईरान ने न्यूक्लियर बम को कम कर दिया, न्यूक्लियर जो बनाने का कार्य उसको कम कर दिया है, और ईरान ने परमिशन भी दे दी। क्या परमिशन दी कि जो IAEA है ये आकर के हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सरकार ने परमिशन दे दी। वहां कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड करके एक ग्रुप है उनका, उसने विरोध किया, उसने कहा ये गलत बात है, हम लोग झुक गए, अमेरिका के आगे झुक गए, ये गलत बात है। लेकिन फिर भी बराक ओबामा उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे, 2016 में ये डील फिक्स हो गई, अमेरिका ने सैंक्शंस हटाने शुरू कर दिए, और उसके बाद में ईरान के ऊपर, ईरान पटरी पे आने लगा, और ईरान भी उन बातों पे मान गया, न्यूक्लियर डील पे ढंग से चीजें चलने लगी, ठीक है। तभी हुआ क्या, सबको पता है, 2016 से 2020 के बीच में अमेरिका का एक संघीय राष्ट्रपति था डोनाल्ड ट्रंप। शायद उसको गलती से चुन लिया था या फिर जो भी था उसको चुन लिया गया। उस आदमी आते का मैं पेरिस क्लाइमेट चेंज में नहीं हूं, मतलब पेरिस क्लाइमेट जो हमारी डील हुई थी, पेरिस क्लाइमेट एक दिन पीछे समझाया था आपको, उसमें भी मैं नहीं हूं, ठीक है। एक तो उसने उस चीज पे मना कर दिया, जितने मैन है WHO से निकल गया। फिर उसने कहा भाई मैं इसमें भी शामिल नहीं हूं, किसमें, इस डील में शामिल नहीं हूं। अभी बराक ओबामा जो डील की गई, इसी डील का नाम क्या रखा गया, ईरान न्यूक्लियर डील, या इसी को क्या कहा गया, JCPOA कहा गया, क्या JCPOA कहा गया, मतलब ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। यानी ये 5 देशों ने, 5 + 1 6 देशों ने मिलकर के जो एक्शन बनाया, जो प्लान बनाया, इसको JCPOA कहा गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आके क्या कहता है 2018 में, 2018 आते डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैं JCPOA में नहीं हूं, मैं इससे विड्रू कर रहा हूं। अमेरिका यूनिलैटरली विड्रॉ कर गया, यानी अकेले ही निकल गया। इन 5 से पूछा ही नहीं, पीछे जो 5-6 थे उनसे पूछा ही नहीं कि अब निकलो नहीं निकलो, उन्होंने कहा मैं इसमें शामिल ही नहीं हूं और मैं मानता ही नहीं। और अब ईरान पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दी, ईरान पे बहुत सारे रोक लगा दी, और 2018 से भारत पे प्रेशर करने लगा, मोदी जी पे डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर करने लगा, ईरान से तेल नहीं खरीदोगे, ईरान से चीजें नहीं खरीदोगे, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर भी और बहुत सारी चीजें सैंक्शंस लगा देंगे। तो भारत ने अपना फायदा देखते हुए, क्योंकि देखो इंटरनेशनल रिलेशन में कोई ऐसा नहीं कि कोई देश क्या कर रहा है गलत है कि सही है, गलत वो सही उसी आधार पर तय होता है कि किसी देश का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है हमारे देश को फायदा किससे है। क्या उस वक्त अगर भारत को ईरान के साथ खड़े रहने में फायदा होता ना तो भारत ईरान का पक्ष लेता है, लेकिन भारत को पता है ईरान के साथ फायदे से ज्यादा अमेरिका के साथ फायदा है, तो भारत अमेरिका के साथ खड़ा रहता है। अगर आपको पता हो शुरुआत में भारत रूस के साथ खड़ा रहता था, लेकिन आज अमेरिका के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियो बदलते रहते हैं, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स बदलते रहते हैं, और जो देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें नहीं करता है वो देश पीछे रह जाता है। इस कारण इंटरनेशनल रिलेशन में कोई गलत नहीं होता, कोई सही नहीं होता, नेशनल इंटरेस्ट ही सब कुछ है। अगर आपका नेशनल इंटरेस्ट आपको फायदा हो रहा है तो आपका दुश्मन भी आपका दोस्त है, और अगर आपको नुकसान हो रहा है तो उसमें आपका दोस्त भी आपका दुश्मन है, ये ध्यान रखना आपको। तो हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई हम लोग क्या करेंगे, विड्रॉ कर रहे हैं, मैं छोड़ रहा हूं। तो 2 साल तक उसके ऊपर रोक लगी रही, और ईरान को बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ा। कोई भी इंटरनेशनल कंपनी ने उसके अंदर प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लिया, तेल उनका बेचारा, एक ही पूरी उनकी इकोनॉमी, देखो ये वेस्टर्न एशियन कंट्रीज होते हैं, इनके अंदर ज्यादातर जो देश चल रहे तेल पे इनकी इकोनॉमी चलती है, पूरा पैसा ही तेल पे चलता है। अभी एक वेनेजुएला करके देश है, साउथ अमेरिकन देश है, उसके ऊपर ये सैंक्शन चीजें हुई है, तो उसकी भी इकोनॉमी पूरी तेल पे चलती है। अब जिस देश की इकोनॉमी पूरी तेल पे चलती है, भारत जैसे देश सर्वाधिक तेल क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो फिर जब वो जीरो कर देंगे तो उन देशों की करेंसी गिर जाती है, उन देशों की आर्थिक हालत खराब हो जाती है। इस वजह से ईरान को अपनी करेंसी भी चेंज करनी पड़ी थी, इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था ईरान को।
फिर डोनाल्ड ट्रंप के बाद में राष्ट्रपति चुनाव हुए और बाइडेन वापस आए, और बाइडेन ने आते ही कहा हम ईरान के साथ वापस किस में आ रहे हैं, डील में आ रहे हैं। और ये जो बातचीत हो रही है वियना में, ये इसी से रिलेटेड बातचीत हो रही है। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? वो घुमा रहा था, चीजें ऐसे आती है, कर्म वही आती है, ठीक है। आपको हाथों हाथ चीजें वो नहीं हो पाती, तो घूम के वापस बात वहीं पे आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप आते जाते ही जो बाइडेन वापस टॉक पे आ रहे हैं, वियना में बातचीत चल रही है, और बातचीत में तय की गया कि भाई हम इसके ऊपर से सैंक्शंस हटाएंगे और डील में वापस हम डील में शामिल होंगे। तभी इजराइल को पता चला, सऊदी अरब को पता चला, तभी इजराइल और सऊदी अरब को पता चला, तो इन लोगों को लगा कि भाई अगर अमेरिका ने सैंक्शन हटा दिए तो ईरान तो मजबूत हो जाएगा और हमारे क्षेत्र में दादागिरी करेगा। इससे अच्छा है कि इस डील को किसी तरह से क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, इस डील को होने नहीं दिया जाए। जब इनको शुरुआत में लगने लग गया था, कब? जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार रहा था, दिसंबर नवंबर में, अगर आपको याद हो, चुनाव हार रहा था 2020 में, जब चुनाव हारा तभी इनको खतरा था। तब इजराइल ने क्या किया? सुनो, इजराइल ने क्या किया है, एक तो अमेरिका ने क्या किया, कासिम सुलेमानी नाम के एक व्यक्ति को, ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये कासिम सुलेमानी को मार दिया, ठीक है, एक स्ट्राइक करके उसको मार दिया। ये कौन था? सबसे बड़ा सैनिक कमांडर था उनका, इसको खत्म कर दिया। दूसरी बात, इसके बाद में मोहसिन फखरीजादे। मोहसिन फखरीजादे कौन था? ईरान में जितने भी बम बन रहे थे, जितना भी न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो मोहसिन फखरीजादे कर रहा था। ये फखरीजादे जो दिख रहा है, हरामजादा नहीं, फखरीजादा, ठीक है, इस फखरीजादे कर रहा था। इस आदमी को क्या कर दिया, इजराइल की जो सुरक्षा एजेंसी है मोसाद, ये दुनिया की सबसे बेस्ट सुरक्षा एजेंसियों में से एक मानी, जैसे भारत का रॉ कैसे वैसे वैसे, तो ये सबसे बेस्ट माने जाते हैं। उन्होंने इस आदमी की बुलेट प्रूफ कार्स के पास होते हुए, इसके आदमी के पास बुलेट प्रूफ कार थी, फिर भी उस आदमी को क्या कर दिया, उड़ा दिया और मार दिया। इसके बाद भी काफी विवाद हुआ था, ईरान ने कहा था हम बदला लेंगे, लेकिन वहां पे उसके बाद चीजें नहीं। ईरान को पता था कि हमें ये सब सहना पड़ेगा अगर इकोनॉमिक सैंक्शन, कोई प्रकार का विवाद खड़ा नहीं करना है तो, क्योंकि ईरान की हालत पतली है यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे कुछ कासिम सुलेमानी को मारा, मोहसिन फखरीजादे को मारा, फिर बाइडेन आ गया और बाइडेन ने कहा मैं तो बातचीत करने वाला आदमी हूँ, बातचीत करेंगे और उनको वापस उसमें जेसीपीओ में लेके आएंगे और सैंक्शंस हटाएंगे और न्यूक्लियर डील में भी कुछ करते हैं, वो लोग परमाणु नहीं बनाएंगे, हथियार नहीं बनाएंगे। जैसे इन दोनों को मारा तो क्या किया, ईरान ने यूरेनियम का उत्पादन बढ़ा दिया। यूरेनियम का जैसे उत्पादन बढ़ा दिया ईरान ने, तो फिर क्या समस्या क्या होगी, क्योंकि ईरान यूरेनियम का उत्पादन बढ़ा के लोगों को हिजबुल्लाह, हमास जैसे आतंकवादी संगठनों को क्या करवाता है, सीरिया में वहां पे प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से आतंकी घटनाएं बढ़ने का मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। इस वजह से अमेरिका चाहता है बातचीत हो और ईरान वापस जेसीपीओए में आ जाए। अब आपको इजराइल और सऊदी अरब विरोध क्यों कर रहे हैं? ईरान देखो, ईरान ऐसा देश है जो शिया डोमिनेटेड है। मुसलमानों में दो सेक्ट होते हैं, जैसे हिंदुओं में कैसे होता है, वैष्णव हो गया, शैव हो गया, बौद्ध धर्म में हिनयान महायान, जैन धर्म में श्वेतांबर पीतांबर, ठीक है, वैसे मुसलमानों में होते हैं शिया और सुन्नी। तो यहाँ पे शिया डोमिनेटेड है, यानी ज्यादातर ईरान में जो जिस धर्म के लोग रहते हैं, मुसलमानों का जो सेक्ट रहता है वो शिया रहता है, और सऊदी अरब वगैरह आसपास के जितने भी देश उन सब में क्या रहते हैं, सुन्नी। शिया और सुन्नी में बनती नहीं है, इस कारण इनके बीच में हमेशा डिस्प्यूट चलता रहता है। इस कारण ये लोग कभी नहीं चाहते ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटे, अमेरिका सैंक्शन हटाए और ईरान वापस पटरी पे आए और उनके खिलाफ खड़ा हो। इस वजह से इन देशों के बीच में क्या चल रहा है, अनरेस्ट। अब इजराइल इसी वजह से यहाँ पे क्या कर रहा है, साइबर अटैक करवा रहा है ताकि यहाँ पे अनरेस्ट बनी रहे और ये डील पूरी नहीं हो। ये था पूरा का पूरा मामला। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है ये सारा इश्यू, ईरान न्यूक्लियर डील, जेसीपीओए कहते हैं इसको। तो ये पूरा क्या है, आई होप हिस्ट्री, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, इस तरह करंट अफेयर इश्यू पे आप चाहते हो कि ऐसे नए वीडियोस आते रहे, इसी तरह से टॉपिक वाइज आएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो ऐसे किसी और टॉपिक पे जो इंटरनेशनल महत्व का हो, उसके ऊपर आप बात की जाए सर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप इट अप and we will meet in next video. Till then, bye bye, have a great day. इस ट्रैक्टर वाले को यहीं से निकल, देख, सुन रहे हो, दिन भर मेहनत करो, लिखो, इधर उतारो, वीडियो चालू करो, तो भाई साहब अपने लेके निकलना शुरू। What I want, you know, boom on their faces. अब जान दो, चलो दोबारा निकल ले भाई, हो गया अभी। क्या बोल रहा, सुन रहा है? एक गाड़ी ट्रैक्टर लेके गया, थोड़ा रुका, अरे रोम रोम है, ये गांव वाले। चलो अब शुरू करते हैं वापस, ठीक है। हाँ
आवाज आ रही है ना? अभी भी आ रही है। फिर आप कहोगे वीडियो सही तरीके से एडिट नहीं किया, सर को वीडियो बनाना नहीं आता है। क्या करें मेरे भगवान, इट्स टू हार्ड टू बी ऑन यूट्यूब पे रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर भी, और ऊपर से आप सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हो। एक तो उसको मुक्का मारने का मन करता है, एक आपको